महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडल द्वारा निर्धारित 11वीं व 12वीं कक्षा की हिंदी युवक भारती की पाठ्य पुस्तिका के कृति पत्रिका में रसास्वादन पर आधारित कृति करने के लिए पूछा जाता है। ये कृति पद्य विभाग में दूसरी कृति के लघु ई के अंतर्गत 6 अंकों के लिए निर्धारित किया गया है। इस कृति के अंतर्गत रसास्वादन से संबंधित 2 प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है। पहली पद्धति में कविता का शीर्षक देते हुए 4 मुद्दों के आधार पर प्रश्न किया जाता है, अथवा करके दूसरी पद्धति में कविता का शीर्षक देते हुए रसास्वादन या रस ग्रहण करने के लिए कहा जाता है। पहली पद्धति में दिए गए 4 मुद्दों के आधार पर रसास्वादन के मुद्दे को हल करना रहता है, जबकि दूसरी पद्धति में संपूर्ण कविता को ध्यान में रखते हुए कविता का रसास्वादन किया जाता है। छात्रों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से रसास्वादन पर आधारित कृति कैसे हल की जानी चाहिए इसके बारे में समझेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड्स के माध्यम से हम समझने का प्रयास करते हैं कि रसास्वादन कैसे हल करें। रसास्वादन के मुद्दे आपकी टेक्स्ट बुक के बिल्कुल बैक में, बिल्कुल पीछे पेज नंबर 110 पर अगर आप देखेंगे तो आपको रसास्वादन के मुद्दे दिखलाई पड़ेंगे। इन्हीं मुद्दों के आधार पर 4 मुद्दे देते हुए आपको पहली पद्धति के आधार पर रसास्वादन से प्रश्न किया जाएगा, या फिर रस ग्रहण या रसास्वादन पूरी काव्य यानी कविता यानी उस पाठ को ध्यान में रखते हुए प्रश्न या कृति के रूप में पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम रसास्वादन के जो मुद्दे दिए गए हैं उनका अर्थ क्या है और उसके अंतर्गत हम स्टूडेंट्स को, छात्रों को लिखना क्या चाहिए, उसका एक एक जो महत्वपूर्ण मुद्दा है उसको हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। पहला जो मुख्य बिंदु है, मुद्दा है शीर्षक, जिसे आप टाइटल कहते हैं, जिसमें रचना का, कविता का जो टाइटल होता है, नाम होता है, वो लिखा जाता है। दूसरा जो मुद्दा है वो रचनाकार, कि कविता या रचना या कृति जिसने भी लिखी है, लिखने वाले का नाम जो है इस मुद्दे के अंतर्गत लिखा जाता है। अगला जो मुद्दा है वो है केंद्रीय कल्पना। केंद्रीय कल्पना एक तरह से सेंट्रल आइडिया जिसे आप कह सकते हैं। इस मुद्दे के अंदर कवि की कल्पना शक्ति को ध्यान में रखकर संपूर्ण कविता का केंद्रीय भाव यहां पर स्पष्ट करना होता है। अगला जो मुद्दा है रस और अलंकार, ये बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है। इसमें आपको कविता को बहुत बारीकी के साथ, बहुत सूक्ष्मता के साथ समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि रस भावों से संबंधित होते हैं और अलंकार शब्द और उसके अर्थ में निहित भाव को समझकर अभिव्यक्ति प्रदान करता है। तो यहां पर कौन सी पंक्ति में, कौन से कविता में किस रस का, किस अलंकार का प्रयोग किया गया है, वो आपको यहां पर लिखना रहता है। अगला प्रतीक विधान है। इसमें प्रतीकात्मकता के आधार पर आपको काव्य पंक्तियों से मुद्दों को ढूंढकर स्पष्ट करना होता है। अगला कल्पना, कवि की इमेजिनेशन, कवि का ख्याल, वो यहां पर इस मुद्दे के अंतर्गत आपको स्पष्ट करना होता है। अगला पसंद की पंक्तियां। पूरी कविता में
आपको कौन सी लाइन, कौन सी पंक्ति अधिक आकर्षित करती है या उस लाइन ने आपको अट्रैक्ट किया है, उन पंक्तियों को आपको वहां पर लिखना होता है। उसके बाद कविता पसंद आई उसका कारण क्या है, आपको वाक्यों के आधार पर वहां पर अभिव्यक्ति करनी होती है। स्टूडेंट्स, इसके अतिरिक्त अन्य मुद्दे भी हो सकते हैं, भाषा के आधार पर, शब्द शैली के आधार पर। तो उन मुद्दों से संबंधित भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको कविता के अंतर्गत किस भाषा शैली का, कौन सी बोली का, क्षेत्रीय बोली का वर्णन किया गया है, उनके कौन से शब्द लिए गए हैं, इन सब को आपको समझना होगा। और अगर इससे संबंधित मुद्दा आता है तो आपको वहां पर लिखना होगा। अब हम एक एक करके हम समझने का प्रयास करते हैं कि शीर्षक के अंतर्गत हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, रचनाकार के नाम को हमें किस प्रकार से लिखना चाहिए, केंद्रीय कल्पना को उदाहरण के साथ हम समझेंगे, रस अलंकार या प्रतीक विधान को हम स्पष्टीकरण के आधार पर समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना में कवि की जो नई ऊंची उड़ान होती है उसे हमें कैसे समझना है, पसंद की पंक्तियां जब आती हैं तो वो कौन सी हैं और उनका प्रभाव हम पर किस प्रकार से पड़ता है, या कविता पसंद आने के कारण, इन तमाम बिंदुओं पर एक एक करके हम यहां पर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले शीर्षक के अंतर्गत हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए वो यहां पर आप देख सकते हैं। जैसा कि नाम से ही विदित यानी ज्ञात होता है, पता चलता है कि इस मुद्दे के अंतर्गत यानी इस टाइटल, इस शीर्षक के अंतर्गत कविता का नाम लिखा जाना चाहिए। इसमें एक और बिंदु को, अहम बिंदु को जोड़ा जा सकता है। वो क्या है? कविता का अंश किस पुस्तक में संकलित है। मतलब जो आपको कविता दी जाती है वो किसी न किसी कवि की किसी न किसी पुस्तक में से चंद पंक्तियां ली जाती हैं। तो वो कौन सी पुस्तक है, यदि आपको उसका नाम पता है तो आप उसे लिखें, ये एक अच्छा प्रभाव डालने का माध्यम बन सकता है। उदाहरण यहां पर देख सकते हैं आप कि कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका की पहली कविता का शीर्षक, आप स्टूडेंट्स 11वीं के स्टूडेंट्स, 12वीं के स्टूडेंट जानते हैं, प्रेरणा है। और यह कविता का जो अंश है, जो हिस्सा है, यह सांस के सिक्के नामक त्रिवेणी संग्रह में संकलित है। इसी प्रकार से आप 12वीं कक्षा के उदाहरण को शीर्षक के आधार पर समझ सकते हैं कि कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका की पहली कविता का शीर्षक नवनिर्माण है। और ये जो कविता का अंश है, ये कौन सी पुस्तक से में संकलित है, ली गई है, उसका यहां पर आप नाम देख सकते हैं कि यह चुनी हुई कविताएं कविता संग्रह में संकलित है। तो इस प्रकार से अगर आप लिखते हैं कविता का शीर्षक और किस काव्य पुस्तक से ली गई है, तब यह एक अच्छा इंप्रेशन, एक अच्छा प्रभाव एग्जामिनर के ऊपर डालता है। तो यहां पर इस बिंदु के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि इस प्रकार आप उत्तर लिखेंगे तो इसका अच्छा प्रभाव पड़ेगा। अब हम अगले स्लाइड के माध्यम से रचनाकार के बारे में समझते हैं। रचनाकार यानी कवि, लेखक, लिखने वाला। छात्रों, इस मुद्दे के अंतर्गत छात्र एवं छात्राओं यानी आप लोगों को कविता लिखने वाले कवि या रचनाकार का नाम लिखना चाहिए। अब यहां पर ध्यान क्या रखना है कि कभी कभी कवि का उपनाम, जिसे उर्दू में तखल्लुस कहते हैं, पदनाम जिसे आप कहते हैं हिंदी में, इस प्रकार के नाम से कवि या लेखक प्रसिद्ध होते हैं। इनका संपूर्ण नाम कुछ और ही होता है, और यदि आपको वो नाम याद हो तो उस नाम को भी अगर आप इंगित करते हैं
वहां पर लिखते हैं, तो ये एक अच्छा इंप्रेशन टीचर के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर, पेपर चेक करने वाले के ऊपर डालता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि प्रेरणा कविता के ही बारे में बात कर ली जाए। प्रेरणा कविता के रचनाकार त्रिपुरारी जी हैं। अब यहां पर देखिए, इनका पूरा नाम क्या है? त्रिपुरारी कुमार शर्मा। तो अगर आप सिर्फ त्रिपुरारी की जगह त्रिपुरारी कुमार शर्मा लिखते हैं तो एक अच्छा प्रभाव डालने वाला काम। इसी प्रकार से आप 12वीं कक्षा का देख लीजिए कि नवनिर्माण कविता के कवि का नाम त्रिलोचन है, जबकि इनके पूरे नाम का अगर वर्णन किया जाए तो इनका पूरा नाम जो है वो वासुदेव सिंह त्रिलोचन है। और यदि आप इस भांति रचनाकार कवि का नाम लिखते हैं तो ये एक अच्छा प्रभाव डालने का काम करेगा। अगला मुद्दा केंद्रीय कल्पना से संबंधित है। इसके अंतर्गत आप तमाम विद्यार्थियों को किस बात का ध्यान रखना चाहिए वो इन पंक्तियों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। इस मुद्दे में विद्यार्थियों को काव्य पंक्तियों का केंद्रीय भाव, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था सेंट्रल आइडिया, तो केंद्रीय भाव लिखना रहता है। कविता किस संदर्भ में लिखी गई है उस बिंदु को स्पष्ट करना, ये इस मुद्दे की मांग होती है। उदाहरण के तौर पर दोनों कक्षा से संबंधित एक एक बिंदु यहां पर आप देख सकते हैं। कक्षा 11वीं की पाठ्य पुस्तिका में दी गई कविता 15 अगस्त में कवि माथुर जी ने स्वतंत्रता प्राप्ति के उत्साह को अभिव्यक्त करते हुए देशवासियों तथा सैनिकों को जागरूक एवं सावधान रहने के लिए कहा है। इसी भांति आप 12वीं कक्षा का एग्जाम्पल देख सकते हैं केंद्रीय कल्पना मुद्दे के लिए। कि कक्षा 12वीं की पाठ्य पुस्तिका में दी गई कविता पेड़ होने का अर्थ में कवि गौतम जी ने पेड़ की भांति जीवन जीने की सार्थकता को स्पष्ट किया है। बहुत ही उत्तम कविता है। अब हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। अगला मुद्दा है रस और अलंकार से संबंधित। स्टूडेंट्स, यहां पर एक बात मैं आपको और स्पष्ट कर दूं इन दोनों घटकों को लेकर कि रस और अलंकार हिंदी काव्य शास्त्र के महत्वपूर्ण घटक हैं, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इन दोनों घटकों पर व्याकरण खंड, जो कि आपकी कृति पत्रिका में 5वीं कृति के रूप में आता है, तो इन दोनों घटकों पर व्याकरण खंड में 2-2 अंकों के लिए पूछा जाता है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। लेकिन यहां पर हम फिलहाल इस समय रसास्वादन से संबंधित बात कर रहे हैं, तो उसी के बारे में हम देखते हैं। जहां रस कविता के भावों पर आधारित होते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रस कविता के भावों पर आधारित होते हैं, तो वहीं पर अलंकार शब्द एवं उनके अर्थ से संबंधित होते हैं। काव्य पंक्तियां किस रस से ओतप्रोत हैं, उस रस का नाम लिखना यहां अपेक्षित होता है। इसी भांति कविता की पंक्तियों में आए हुए अलंकार का नाम लिखना यह अपेक्षित किया जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं कि भक्ति महिमा और गुरुबानी, ये दोनों कविताओं का शीर्षक है, में भक्ति रस से कविता ओतप्रोत है। तो वहीं अलंकार की बात की जाए तो दूसरी तरफ बाल लीला में, अलंकार नहीं सॉरी रस, बाल लीला में वात्सल्य रस का समावेश हुआ है। तो यहां पर इन कविताओं में, कविता के अंशों में रसों का वर्णन किस प्रकार से किया गया है, यह आप कविता को पढ़कर भली भांति समझ सकते हैं। अगला अलंकार की दृष्टि से इस मुद्दे को समझने की जरूरत है कि अलंकार की बात की जाए तो संत दादू दयाल जी कृत, यानी उनके द्वारा लिखा या उनके द्वारा
रचित भक्ति महिमा कविता का शीर्षक है कि पंक्ति ध्यान से सुनिएगा, दादू मेरा बैरी मैं मुआ मुझे न मारे कोई। अब यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि इस पंक्ति में मां अक्षर की पुनरावृत्ति कई बार आया है ना, कि मेरा में मां, मैं मां, मुआ में मां, मुझे में मां, मारे में मां। तो मां अक्षर की पुनरावृत्ति हुई है और इसी आधार पर अनुप्रास अलंकार यहां पर है। गुरुबानी की बात की जाए तो गुरुबानी में गगन में थल है, रविचंद्र दीपक बने। रविचंद्र, अगर आप ने अलंकार को सही ढंग से समझा होगा तो किस प्रकार से उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपक अलंकार ये एक दूसरे से अलग कैसे कैसे हैं वो आप भली भांति समझ सकते हैं। यहां पर रविचंद्र दीपक बने, इस पंक्ति में रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। अगला मुद्दा प्रतीक विधान का है, इसे भी हम देखते हैं। सबसे पहले प्रतीक का अर्थ, इस शब्द का अर्थ समझ लेते हैं। किसी वस्तु के अनुरूप यानी वैसी ही, किसी वस्तु के अनुरूप वैसी ही कोई दूसरी वस्तु का होना प्रतीक कहलाता है। छात्रों, कविता में रोचकता लाने हेतु प्रतीकों का प्रयोग किया जाता है। काव्य पंक्तियों में यानी कविता की लाइंस में प्रयुक्त किए गए प्रतीकों को बुद्धिमत्ता पूर्वक समझकर लिखना होता है। उदाहरण के तौर पर आप यहां पर देख सकते हैं कि नवनिर्माण कविता में जो पंक्ति दी गई है, सिद्ध के शिखर पर कौन बैठ सकता है, इस पंक्ति में इसमें कवि ने प्रतीकात्मकता का सहारा लिया है। अगली जो उदाहरण है अगला, वो आप 11वीं कक्षा से देख सकते हैं कि कक्षा 11वीं की कविता प्रेरणा की पंक्ति रात की कोख ही से सुबह जन्म लेती है, इसमें प्रतीकात्मकता का बोध होता है। तो देखिए किस प्रकार से प्रतीक विधानों का सहारा कवि कविताओं में प्रयुक्त करते हैं, एक अट्रैक्शन के लिए, एक आकर्षण के लिए, वो यहां पर देखने योग्य है। अगला मुद्दा कल्पना से संबंधित है। कल्पना यानी ख्याल, इमेजिनेशन। इसको इन वाक्यों के माध्यम से समझते हैं कि काव्य पंक्तियों में कवि कल्पना की नई नई एवं ऊंची उड़ान भरता है। काव्य पंक्तियों में विद्यार्थियों को जब कल्पना का बोध होने लगता है, यानी पता चलने लगता है, एहसास होने लगता है, तब वे बड़ी सहजता के साथ कविता के भाव को आत्मसात करने लगते हैं, एब्जॉर्ब करने लगते हैं, अपने आप में शामिल करने लगते हैं। इसे आप इस तरह से भी समझ सकते हैं। उदाहरण के तौर पर कक्षा 11वीं की कविता सहर्ष स्वीकारा है, यह शीर्षक है। उस कविता की पंक्ति में मुस्काता चांद ज्यों धरती पर रात भर, मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता वो चेहरा है। इन पंक्तियों में कवि की कल्पना का सहजता के साथ, बड़ी आसानी के साथ अनुमान लगाया जा सकता है। इसी प्रकार आप कक्षा 12वीं में भी आप उदाहरण देख सकते हैं कविता के आधार पर, पंक्तियों के आधार पर, कि 12वीं कक्षा की कविता पेड़ होने का अर्थ, बहुत ही खूबसूरत कविता है। पेड़ होने का अर्थ में कवि की पंक्तियां आदमी कितना भी बड़ा क्यों ना हो जाए, वो एक पेड़ जितना बड़ा कभी नहीं हो सकता। पेड़ के योगदान को, पेड़ की कुर्बानी को उस कविता के माध्यम से आप भली भांति समझते हैं।
तो उसमें कवि की कल्पना की उड़ान को भली भांति महसूस किया जा सकता है। तो स्टूडेंट्स, इस प्रकार के बिंदुओं को समझकर कल्पना नामक मुद्दे में इसका विवरण आप लिख सकते हैं। पसंद की पंक्तियां और उनका प्रभाव। इस मुद्दे पर दोस्तों अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए आप विद्यार्थी पूरी तरह से स्वतंत्र होते हैं, आजाद होते हैं। किसी भी पसंदीदा पंक्तियों को लिखकर छात्र एवं छात्राएं उन पंक्तियों से किस आधार पर प्रभावित हुए, उन बिंदुओं को संक्षिप्त रूप से लिखना यह आवश्यक होता है। यहां पर इन बातों को ध्यान रखना है आपको। कविता पसंद आने के कारण इस मुद्दे में विद्यार्थियों को कविता क्यों पसंद है, इसका कारण लिखना अपेक्षित होता है। कविता में कोई ना कोई ऐसा तथ्य या बिंदु अवश्य विद्यमान रहता है, मौजूद रहता है, जिसके कारण आपका मन उन पंक्तियों की ओर आकृष्ट हो जाता है। उसी कारण को आप उत्तर के रूप में लिख सकते हैं और इस आधार पर आपका यह मुद्दा पूर्ण हो जाएगा। इन तमाम मुद्दों के अलावा, इन मुद्दों के अतिरिक्त कुछ और भी मुद्दे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। इन मुद्दों को भी आपको ध्यान में रखना होगा। भाषा शैली से संबंधित या फिर शब्द प्रयोग, वो एक एक करके बिंदु हम समझ लेते हैं यहां पर कि इन मुद्दों में क्षेत्रीय भाषा, हिंदी के अलावा लोकल लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज के शब्द और बोलियों का, डायलेक्ट्स का वर्णन किया जाता है। पंक्तियों में लय, ताल, रिदम, सुर, तुकबंदी, इन तमाम चीजों का वर्णन होता है और अगर हुआ हो तो उसके बारे में स्पष्ट करना यह आपके लिए जरूरी होता है। उदाहरण के तौर पर कुछ आप रूप और एग्जाम्पल देख सकते हैं कि 15 अगस्त नामक कविता जो है वो गीत विधा में लिखा गया है, रचित है। अगला उदाहरण, भाषा शैली या शब्द प्रयोग के आधार पर शैलियों का वर्णन, स्टाइल, स्क्रिप्ट लिखने का स्टाइल, शैलियों का वर्णन किया जा सकता है। जैसे सूरदास के पद बाल लीला में गे यानी गाने लायक, गीत जिसे आप बोलते हैं, गे शैली में लिखा गया है। अगला आप वृंद के दोहे में देख सकते हैं कि वृंद के दोहे छंद शैली में रचित है और स्टूडेंट्स दोहा जो है, दोहा छंद, यह कवियों का प्रिय छंद रहा है। अगला बिंदु यहां पर है, कवि त्रिपुरारी की त्रिवेणी नामक कविता के जो अंश आप लोगों की टेक्स्ट बुक में, 11th की टेक्स्ट बुक में दिए गए हैं, अब ध्यान से समझिएगा। आप जानते होंगे कि यह 3 पंक्तियों का मुक्त छंद, स्वतंत्र छंद होता है। अगला बिंदु, नवनिर्माण कविता में चतुष्पदी, 12th की पहली कविता, देखिए 4-4 पंक्तियों के आधार पर कवि त्रिलोचन जी ने लिखा है, तो चतुष्पदी छंद का प्रयोग वहां पर हुआ है। कविता को प्रभावी बनाने हेतु कवि अलग अलग लोकल लैंग्वेजेस का, क्षेत्रीय भाषाओं का प्रयोग करते हैं। जैसे पहले बिंदु में हमने पढ़ा, वो कौन कौन सी भाषा या बोलियां हो सकती हैं? उर्दू, ब्रज, राजस्थानी, अवधी इत्यादि भाषाओं के शब्दों को भी प्रयुक्त किया जाता है। उदाहरण के तौर पर शब्दों को आप देख सकते हैं, नाजुक, बेवजह, बाट, बिरला, पावो, जाना, वखाणे इत्यादि जैसे शब्दों का प्रयोग कवि अपनी कविता में भाषा शैली के आधार पर शब्द प्रयोग के रूप में करते हैं और इस आधार पर कविता के अंतर्गत एक आकर्षण, अपनापन, एक मजा, एक रुचि जैसे भावों
को हम वहां पर प्रतीत करते हैं, महसूस करते हैं। तो छात्रों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने रसास्वादन के जो मुख्य मुख्य मुद्दे हैं उनको मैंने बहुत ही सूक्ष्मता के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। अगले वीडियो में मैं किसी भी एक कविता को के शीर्षक को रसास्वादन, रस ग्रहण के रूप में आप लोगों के सामने लेकर जल्द ही उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।